Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 21. That is a new topic, that is Ewald gas analysis. What is the basic principle of Ewald gas analysis? जिस तरह आप लोगों ने जितनी भी टेक्निक पढ़े हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में, तो चाहे वो TGA है या DTA है या डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है, तो जब हम कोई भी सैंपल हीट करते हैं तो उससे कुछ गैसेस जो है वो इवॉल्व होते हैं, स्पेशली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसी तरह दूसरी गैसेस। अब उन गैसेस को एनालाइज करना जो इवॉल्व्ड गैसेस है, तो उसको कहते हैं इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस। तो अब देयर आर डिफरेंट डिटेक्टर यूज्ड टू डिटेक्ट डेट गैस, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक प्रिंसिपल इसकी क्या है? मेनी सैम्पल्स ऑन हीटिंग रिलीज गैसेस आर वेपर्स थ्रू डिसॉर्प्शन और डिकम्पोजिशन। के हीट जो है व्हेन द सैंपल इज़ हीटेड, तो गैसेस या वेपर्स जो है वो इवापोरेट होते हैं। किस वजह से? डिसॉर्प्शन की वजह से या डिकम्पोजिशन की वजह से। दिस रिलीज इज़ accompanied by thermal effects and obviously mass losses, which themselves can be detected by appropriate thermal analysis technique, for example DTA or DSC and TGA respectively। के जो सैंपल को हम हीट करते हैं तो उससे द चेंज इन मास जो है वो टेक्स प्लेस हो जाती है। तो वो जो ये टेक्निक हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो द चेंज इन मास है या हीट रिलीज़ हो जाता है तो वो हमारे पास पीक आ जाते हैं। लेकिन जो हीट या जो गैसेस इवॉल्व होते हैं उसका नेचर, आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये इसके लिए इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस टेक्निक जो है यूज़ किए जाते हैं। द थर्मल एनालिसिस टेक्निक डज नॉट हाउएवर आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड एंड फॉर complex decomposition such information is essential। कि इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस के अलावा जितनी भी दूसरी टेक्निक है वो इवॉल्व्ड गैस के बारे में हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन हमें उन इवॉल्व्ड गैसेस का पता होना चाहिए। और अगर वो कॉम्प्लेक्स सैंपल हो तो फिर उसका जानना बहुत ज़रूरी है। It has thus become fairly routine to couple the basic techniques already described with a system for either detecting the evolution of gas or gases from the sample, और उस टेक्निक का नाम है evolved gas detection EGT, or more satisfactorily detecting and identifying the gases evolved, that is known as evolved gas analysis EGA। अब अगर हमारे पास दो टेक्निक आ गए हैं, एक है इवॉल्व्ड गैस डिटेक्शन, दूसरा है इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस। तो इवॉल्व्ड गैस डिटेक्शन में वी ओनली डिटेक्ट the whether the gas is evolved or not, while in case of evolved gas analysis we detecting as well as identifying that which type of gas is evolved। तो evolved gas analysis is more informative as compared to the evolved gas detection।
The apparatus for evolved gas analysis will obviously be more complex than that required for evolved gas detection. ज़ाहिरी बात है कि नेचर को डिटरमिन करना और उसको आइडेंटिफाई करना, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब आते हैं इवॉल्व गैस डिटेक्शन के बारे में, जो कि सिंपल टेक्निक है। EGD has the advantage that measurements may be continuous and hence are readily related to thermal analysis curve. In most thermal analysis technique, a purge gas is used and this then become the carrier for sweeping evolved gases to a detector. के ज़्यादातर कैरियर गैस यूज़ किया जाता है ताकि जो इवॉल्व गैसेस है उसको डिटेक्टर तक ले आए। फिगर नंबर 10.1 में आप इसको देख सकते हैं। ये कैरियर गैस है, ये थर्मल एनालिसिस apparatus है, ये मल्टी चैनल रिकॉर्डर है, ये ऑप्शनल कूल ट्रैप एंड दिस इज़ द डिटेक्टर। तो ये इवॉल्व गैस डिटेक्शन का फ्लो शीट डायग्राम है कि कैरियर गैस, अब कैरियर गैस भी एनर्ड होना चाहिए। आप लोगों ने गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, उसमें कैरियर गैस एज ए मोबाइल फेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये भी तकरीबन उसी तरह होता है कि इसमें एक कैरियर गैस है जो इवॉल्व गैसेस को डिटेक्टर तक ले आते हैं। The detector should be as close as possible to the sample to reduce condensation of vapors, secondary reactions in the gas phase and time lags between thermal analysis and EGD curves। के डिटेक्टर जो है वो जो थर्मल apparatus है उनके साथ करीब होना चाहिए, जितना क्लोज हो उतना जो उसमें रिएक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ द इवॉल्व गैस, और इसी तरह सेकेंडरी रिएक्शन भी ना होना चाहिए। तो ये डिटेक्टर को एज पॉसिबल जो है ना करीब होना चाहिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर्स और दोज यूजुअली फाउंड इन सिंपलर गैस क्रोमेटोग्राफ, नेमली thermal conductivity detector TCD और कैथरोमीटर, उसको कैथरोमीटर भी कहते हैं, गैस डेंसिटी डिटेक्टर, आयोनाइजेशन डिटेक्टर। इन एडिशन use has been made of infrared रेडियोमीटर। तो ये तीनों टाइप डिटेक्टर कॉमनली यूज़ किया जाता है। For maximum sensitivity, the measured property, for example thermal conductivity of the evolved gas should differ remarkably from that of the carrier। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इनर्ट गैस या जो कैरियर गैस है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द सैम्पल। अगर वो मैचिंग कर रही है तो फिर ये that gas will be not used as a carrier। Hydrogen gas and helium have very high and argon very low thermal conductivities, making them suitable carrier, but their influence on the thermal effects being examined must be determined। क्या ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस या हीलियम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी हाई है, और इसी तरह आर्गन भी यूज़ किया जाता है एज ए कैरियर गैस, लेकिन उनकी जो है थर्मल इफ़ेक्ट उसको डिटरमिन करना चाहिए पहले से। तो ये दीज आर द डिफरेंट गैसेस यूज एज ए कैरियर इन द इवॉल्व गैस एनालिसिस। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी है। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, टू टेम्परेचर, एयर, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और इसी तरह डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर्स, दीज आर यूज्ड इज ए कैरियर गैस। तो इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, इट डिपेंड अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी, और ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि दिया गया है इन रेफरेंसेस, डिफरेंट रेफरेंसेस में। Flame ionization detectors are particularly sensitive to organic compounds but do not respond to water vapors. Some separation of gas mixture is possible by carrying out several EGD runs with suitable cool traps interposed between the sample and the detectors. यानी अगर जो दूसरी गैसेस है उसको हम ट्रैप भी कर सकते हैं, और उधर जिस तरह वो डायग्राम में दिया गया है, ऑप्शनल आप इधर देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल को, इफ़ वी वांट टू separate those gases which have affect the result of the specific gas, so that is then trapped in this area. Alternatively, two similar detectors may be used, one on either side of the trap, या हम दो डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये तो हमने इवॉल्व गैस एनालिसिस, इवॉल्व गैस डिटेक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम इवॉल्व गैस एनालिसिस के बारे में, दिस इज़ मोर comprehensive as compared to the evolved gas detection. उसमें we in the previous, यानी that is evolved gas detection, we only detect whether the gas or gases have been evolved or not. While in this technique we identify and determine or determine the nature of that gas. So according to the ICTAC, ये International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry nomenclature, evolved gas analysis is a technique of determining the nature and the amount of volatile product or products formed during thermal analysis. ये इसकी definition है। अब वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिटरमिन करेंगे, उसका नेचर जो है उसको हम जानेंगे कि वो कौन सा गैस है, तो उसके लिए डिफरेंट डिटेक्टर्स आर यूज्ड। अब या इवॉल्व गैस या जो थर्मल टेक्निक है इसको कपल किया जाता है विद डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या क्रोमेटोग्राफिक मेथड से, जिसको हम आम लैंग्वेज में हाइफिनेटेड टेक्निक का नाम देते हैं। अब उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो थर्मल इंस्ट्रूमेंट है, थर्मल apparatus है, that is connected with the mass spectrometry। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो जो गैस इवॉल्व हुआ है उसकी नेचर को उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। The most versatile and fastest means of repetitive gas analysis is mass spectrometry. So the most obvious solution to the problem of identifying the gases evolved from a thermal analysis instrument is to replace the detector as shown in figure 10.1 by a mass spectrometer। यानी ये फिगर जो है इसमें इधर जो डिटेक्टर लगा हुआ है इधर हम मास स्पेक्ट्रोमीटर लगाते हैं।
such a replacement is however accompanied by several problems. अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री कैसे काम करता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसलिए इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, चूँकि इसका ऑलरेडी पता है। तो इसलिए हम इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका सलूशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। मास spectrometers are expensive items of equipment and dedicated use on a thermal analysis instrument is unlikely to be received enthusiastically, excitedly by other potential users. इसका मतलब ये है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर बज़ाते ख़ुद बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए उनका डेडिकेटेड यूज़ जो है फॉर थर्मल एनालिसिस ये इतना अच्छा नहीं है, बल्कि बाज़ जो पोटेंशियल यूज़र है वो इसको रिजेक्ट करते हैं कि ये इतना एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट जो है एक यानी इतना जो थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस है उनके साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। तो फिर भी कुछ ऐसी मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि इनएक्सपेंसिव है, जो बाद में डेवलप हुए है, तो उसको कुछ मतलब है कि कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कि उसको यूज़ किया जाए। द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड्रापूल मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्वाड्रापूल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हाउ टू सेपरेट द आयनिक कंपाउंड्स, तो उसके लिए क्वाड्रा का मतलब 4 और पूल उसमें 4 रॉड्स लगे हुए होते हैं, तो इसलिए उसको क्वाड्रापूल मास स्पेक्ट्रोमीटर का नाम दिया जाता है। एट समवट लोअर प्राइसेस हैज़ eased this problem and Emmerich and Kaiser-Berger have suggested that capital already finance department, इसकी काफ़ी सारे मीनिंग है, already invested in the thermal analysis equipment warrants the further investment to get the maximum information per run, के कुछ इनएक्सपेंसिव मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ए सेकंड प्रॉब्लम इज़ डेट, एक तो प्रॉब्लम ये है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ हाईली एक्सपेंसिव, दूसरा जो मेथड है उसकी ऑपरेशन का भी है कि आया वो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक कंडीशन में जो है काम करता है और टी इंस्ट्रूमेंट जो थर्मल एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरी कंडीशन में, अब इस पे कैसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये भी एक दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। ए सेकंड प्रॉब्लम इज डेट मास स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर हाई वैक्यूम फॉर देयर ऑपरेशन while most thermal analysis experiments are carried out at or just above atmospheric pressure, ये भी मतलब है कि एक प्रॉब्लम है। Some attempts have been made to carry out the thermal analysis experiment inside the vacuum system of the mass spectrometer as shown in figure 10.2a, ये फिगर है कि वैक्यूम के अंदर जो है उसको परफॉर्म किया जाए। तो ये आपको फर्नेस सैंपल एंड दिस इज़ द आयन सोर्स which can convert the evolved gas into the ionic species, and then these ions are separated by the mass analyzer, आप लोगों ने पढ़ा होगा। sample heated within the vacuum system of mass spectrometer, results obtained on heating a sample in vacuum are however often very difficult to relate to the behavior of the sample under atmospheric pressure। अब फिर इसमें दोबारा ये एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि वैक्यूम में सैंपल को हीट करना ये डिफ़िकल्ट है। इट इज़ दस मोर इक्वल टू यूजुअल टू
use some form of molecular leak inlet to introduce sample of the carrier gas and the accompanying evolved gases from the thermal analysis instrument into the mass spectrometry. फिगर 10.2 बी में दिया गया है। मालिकुलर लीक इनलेट के ऐसा जो है इनलेट जो कि जिसमें से मालिक्यूल पास होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कैपिलरी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द टीए अपरेटस, जहाँ से गैसेस इवॉल्व होते हैं, तो ये इस रास्ते से दाखिल होके इधर मास स्पेक्ट्रोमीटर से फिर उसको एनालाइज किया जाता है। प्रॉब्लम्स डेट कैन अराइज इंक्लूड, अब इनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो कौन से है? द फर्स्ट वन, condensation of vapors in the sampling system. Attempts to reduce this by heating the system promotes secondary reaction, कि इधर जो है secondary reaction के chances ज़्यादा है। The high concentration of carrier gas may sweep the smaller responses of evolved gas. Helium with its low mass number is thus useful as a carrier. हाँ चलो, ये मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स आता है इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कैरियर गैस, वो स्विप द स्मॉलर रिस्पॉन्सेज ऑफ द इवॉल्व गैसेस के रिजल्ट में प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन हाउएवर अगर हीलियम को यूज़ किया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। An alternative to both of the above systems is to use a jet separator in the mass spectrometer inlet. फिगर 10.2 सी में वो दिया गया है। The jet separator allows the evolved gases to be separated from helium as carrier before introduction into the mass, के जो जेट सेपरेटर है वो कैरियर गैस और जो इवॉल्व गैसेस है उसको सेपरेट करेगा। डेसल हैज़ डिस्क्राइब्ड द इंटरफेसिंग ऑफ टीजी सिस्टम टू एन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिज़ाइन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन, उसको APCI कहते हैं। ये भी हाउ टू इंट्रोड्यूस द सैंपल, तो ये एक टेक्निक है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन का नाम दिया जाता है। आप लोगों ने चूँकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री कुछ पढ़ी होगी, तो उसमें हाउ टू कन्वर्ट द सैंपल इनटू आयंस, तो उसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन भी एक टेक्निक है which is used to convert the sample into ionic species. क्यों? इसलिए कि in mass spectrometry we are separating the charged particles, the charged molecules, the charged species based on mass to charge ratio. तो इसलिए सैंपल को आयंस में कन्वर्ट करना ये ज़रूरी होता है। Otherwise we cannot determine that species with the mass spectrometry if it is not converted into the ions. ये इन्होंने एक फ्रॉम TA ऑपरेटर से ये जेट सेपरेटर है, ये इधर उसकी सेपरेशन हो जाती है, ये वैक्यूम और उसको क्रिएट कर लेते हैं, फिर मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर चला जाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं जेट सेपरेटर। गैसेस एंटरिंग द APC यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन सोर्स आर आयोनाइज्ड इन ए डिस्चार्ज कोरोना। ये डिस्चार्ज कोरोना भी आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ा होगा कि हाउ टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू द आयंस।
तो कोरोना डिस्चार्ज से भी या डिस्चार्ज कोरोना से भी उसको आयन में कन्वर्ट किया जाता है। ओनली सेलेक्टेड आयन्स आर देन एडमिटेड टू द MS mass spectrometer through an electrostatically controlled inlet system. Complete mass spectra may be recorded repeatedly, repetitively, or selected mass number may be sampled using a suitably programmed system, or a single mass number may be monitored continuously. So how to monitor the spectra of the mass spectrometer, तो ये उसके डिफरेंट उन्होंने टेक्निक बताए हैं या डिफरेंट प्रोसीजर बताया है। In interpreting the results of mass studies, allowance has to be made for the fragmentation pattern of the parent product molecules. ये वही जो है हाउ टू इंटरप्रेट द मास स्पेक्ट्रा, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है और उसके मतलब है डिफरेंट पीक आते हैं। तो ये आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ा होगा। Excessive fragmentation of the gas molecules occurs in some cheaper quadrupole mass spectrometer which do not have a variable ionization potential. Mixtures of carbon dioxide and carbon monoxide, for example, then appear mainly as carbon ion and ऑक्सीजन आयन फ्रेगमेंट्स। तो ये आज का लेक्चर था बेसिकली इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस। तो इसमें हमने उसकी बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स जो है इवॉल्व्ड गैस डिटेक्शन है, इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस है। तो फिर हमने इवॉल्व्ड गैस डिटेक्शन के बारे में भी पढ़ा, फिर उसके बाद इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस क्या है और फिर उसको एक कैसे जो है हम उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम यूज़ करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।